हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर तरलों के यांत्रिकी गुण की, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात चल रही है भाई, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक फ्लूइड जब स्थिरावस्था में होगा तो कैसे बिहेव करेगा, एंड जब वो फ्लोट कर रहा होगा, बह रहा होगा, तब कैसे बिहेव करेगा। इसी सिलसिले में हम डिस्कस करने वाले इस सेशन में पृष्ठ तनाव की, जी हां, सरफेस टेंशन की बात करने वाले हैं। एंड हम सरफेस टेंशन के लिए प्रिंसिपल भी देखेंगे, सिद्धांत भी देखेंगे कि किस सिद्धांत पर यह पृष्ठ तनाव काम करता है। क्यों किसी भी लिक्विड को हम फ्रीली छोड़ते हैं तो वो अपने आप को एक बूंद के रूप में कन्वर्ट कर लेती है, और कुछ ऐसी लिक्विड होती है जो कि नहीं कन्वर्ट करती। ऐसा क्या कारण होता है, तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे इस पूरे सेशन में हमारे पृष्ठ तनाव को। तो ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मतलब अगर आप आईआईटी जेईई नीट या सीयूईटी की प्रिपरेशन करें, ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पृष्ठ तनाव की। नाम से क्लियर है ना, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव मतलब पृष्ठ का तनाव। अब क्या होता है, फ्लूइड में हम स्पेसिफिकली बात करना चाह रहे हैं द्रवों की, है ना। गैसों में अपना खुद का अपर सरफेस होता नहीं है, ठीक है ना। खुद का उसका फ्री सतह कभी नहीं हो सकता। किसी भी गैस में उसका कोई भी लेयर, कोई सा भी सतह फ्री नहीं हो सकता। लिक्विड में एक गुण पाया जाता है कि उसका एटलीस्ट जो ऊपरी सतह होता है वो हमेशा ही फ्री रह सकता है। अब जो फ्री सतह हमारा अवेलेबल है, हम उसी से सबसे पहले समझना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, जहां पर हम फ्लूइड को, जैसे मान लीजिए हमने लिक्विड की ही बात करी, तो हमने ये ग्लास लिया, इसके अंदर लिक्विड भरा। अब चलिए भरते हैं लिक्विड। हमने इसके अंदर क्या कर दिया भाई, ये लिक्विड भर दिया। हमने इसके अंदर एक लिक्विड भरा है। अब इस लिक्विड में क्या होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। ग्लास बड़ा करना पड़ेगा मैं पहले तो, चलिए भैया ग्लास बड़ा कर लेते हैं। ये रख लिया, इसमें भरा हुआ। अभी क्या हो रहा है, ये जो इसका अपर मोस्ट सरफेस है ना, ये सबसे बाहर वाला जो लेयर है ना, इस वाले लेयर पे अगर आप बात करना शुरू करेंगे तो आपको कैसा प्रतीत होगा कि ये वाला जो लेयर है, ये वाला जो लेयर है, ये लेयर दो तरीके से बंधा हुआ है। एक तो इस पे इसी के नीचे वाले जो जल है उनका बल लग रहा होगा, मतलब इसमें ससंजक बल लग रहा होगा। और यहां पर ऊपर में क्या भैया, तो यहां पर मीडियम चेंज हो गया। ऊपर एयर है, नीचे कौन है भैया, ये वाटर ले रखा हमने। तो यहां पे जो होंगे अणु, इनकी अगर आप बात करते हैं तो ये कैसा महसूस करेंगे, ये अणु ऊपर से इनके लिए एयर है और नीचे से इनके लिए कौन है, वाटर है। यहां पे जितने भी सतह पर है, नीचे से क्या दिख रहा है भैया, वाटर, ऊपर से क्या दिख रहा है, एयर। यहां पर भी बात करें, नीचे से वाटर, ऊपर से, मतलब ये अपर लेयर को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों तरफ से अलग अलग प्रकार के, है ना, मीडियम्स को फेस कर रहा है। इसी कारण से यहां पर हमको पृष्ठ तनाव देखने को मिलता है। अल्टीमेटली कोई भी फ्लूइड चाहता नहीं है कि कोई दूसरी चीजें आकर के उसके अंदर इंसर्ट हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं, देखिए जैसे दैनिक जीवन में हम पाते हैं कि वर्षा की बूंदे, साबुन के बुलबुले, कांच की प्लेट पर रखे गए पारा, है ना, ये सब की आकृतियां कैसी हो जाती, पूर्णतः गोलाकार हो, क्यों सिमट जाती, क्यों गोलाकार हो जाती है, पृष्ठ तनाव के कारण। अब ये पृष्ठ तनाव किस तरीके से काम कर रहा है, ये चीज हमें यहां पर देखने को बड़ी ही आसानी से मिल रही है, ठीक है। तो अब इसी सिलसिले में हम बात कर लेते हैं कि भैया ये जो भी सेगमेंट्स आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, और यहां पर एयर जो है ये अपर सरफेस पे जिस तरीके से फोर्स लगा रहा है, हमने जब रखा इसको एक टेबल के ऊपर एक पानी की बूंद, तो इस तरीके से गोल बूंद बना लिया। हनी की बूंद रखी तो और ज्यादा गोल बनाया, जबकि केरोसिन रखा तो ऐसा डिस्पर्स हो गया, वो बूंद ही नहीं बना रहा है। ऐसा क्या कारण है, क्यों हो रहा है, तो ये सब कुछ सरफेस टेंशन के कारण, ये सब कुछ पृष्ठ तनाव के कारण है। क्या है ये पृष्ठ तनाव, तो देखिए किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह गुण है जिससे उसका स्वतंत्र पृष्ठ संकुचित होकर अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। फलस्वरूप वह तनाव की स्थिति में होता है। हमेशा ही जो फ्री जो लेयर होती है, फ्री जो सरफेस होती है, वो चाहती है कि मैं संकुचित रहूं। जितना ज्यादा संकुचन होगा, ठीक है ना, उतना ही ये तनाव महसूस करेगी।
इसीलिए जैसे ड्रॉप यहां पे एक पानी की बूंद यहां टेबल पे जैसी पड़ती है तो कायदे से लगता है इस तरीके से डिस्पर्स हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होती। क्या होता है, ये पानी की बूंद जैसी पड़ती है ऐसा गोल बना लेती है। ऐसा गोल होने का मुख्य कारण क्या है भाई, तो इसके जो फ्री लेयर्स, फ्री सतह जो है वो उस पर हमेशा ही उनके अणुओं का ये गुणधर्म होता है कि वो कैसे हो, वो अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम रखें, ये जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम रहे। अब मिनिमम सरफेस एरिया के कारण क्या होता है भाई, उसमें एक खिंचाव बल का अनुभव होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, अब चलिए कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम जरा इसको समझते हैं ये सरफेस टेंशन किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, जैसे आपको पता होगा कि एक लोहे की सुई को अगर आप पानी के ऊपर रखते हो तो वो लोहे की सुई डूब जाती है, तुरंत आपको ध्यान में आने लगता है कि भैया बेवंसी होगी, उत्प्लावन बल के कारण यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि वस्तु का भार मतलब सुई का भार ज्यादा है और वो पानी के अंदर क्या हो रही है, डूब जा रही है। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि आप है ना पानी के लिए ये कंटेनर आप रखिए, ठीक है, इस कंटेनर में हमें काम करते हैं, हम कंटेनर ले आते हैं, है ना, इस कंटेनर में हमने क्या काम करनी है, ये रखा था हमने कंटेनर, इसको रख लेते हैं। ठीक है, अभी क्या कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ये जो कंटेनर आपको दिख रहा है, इस कंटेनर के अंदर में है ना, यहां पर हम रखते हैं क्या, एक सुई, पतली सी एक सुई हमने यहां पर रखी। अब जैसे ही इसके अंदर में हमने क्या करा भैया, सुई को रखा, क्या होगा जरा देखिए, आप तुरंत ही कहेंगे कि जैसे ही आपने इसके अंदर में यहां पर एक निडल को रखा होगा, ये निडल का वेट ज्यादा होगा इसमें लगाया गया बिवेंट फोर्स से, और ये निडल नीचे गिर जाएगी। यहां पर क्या रखा हमने, एक सुई रखी, तो ये सुई क्या होगी भैया, नीचे गिर जाएगी, डूब जाएगी, ये सुई नीचे जाकर के डूब जाएगी। लेकिन वहीं पर मैं आपसे ये कहता हूं कि इसको है ना एक सोखता समझते हैं, जो स्याही सोखता है, टिश्यू पेपर काइंड ऑफ समझ लीजिए, है ना, यहां पे एक सोखता इसके नीचे में रख देते हैं जिसका सरफेस एरिया कंपैरेटिवली ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो यहां पे एक सोखता हमने ऐसा रख दिया, अब इसके ऊपर निडल रखिए, तो सोखता क्या होगा, धीरे धीरे पानी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये सोखता क्या हो जाएगा, तो धीरे धीरे ये सोखता ये है, पानी एब्जॉर्ब करने के बाद में ये सोखता यहां से गायब हो जाएगा। सोखता कहां पहुंच गया, तो सोखता पहुंच जाएगा हम नीचे, भैया डूब गया ना, सोख लिया उसने पानी को, लेकिन निडल ऊपर ही तैरते रह जाती है। ऐसा क्या कारण हुआ, तो ये है सरफेस टेंशन का गेम, है ना, पृष्ठीय तनाव के कारण वो पृष्ठ के ऊपर निडल जो है वो तैरती रह गई। जब हमने इस तरीके से निडल को रखा था तो वो डूब गई, लेकिन एक सोखता के साथ में हमने रखा तो सोखता धीरे धीरे पानी को सोख के डूब गया, और जो उसका फ्री सरफेस था, है ना, उसने क्या किया भैया, सरफेस टेंशन को बढ़ाया, क्योंकि कम क्षेत्रफल में रहने की कोशिश करता है। अब कम क्षेत्रफल में कोई चीज रहेगा तो खिंचाव तो उत्पन्न होंगे ना उसके अणुओं के बीच, वही है सरफेस टेंशन। तो लोहे की पतली सुई को स्याही सोखते मतलब ब्लोटिंग पेपर पर रखकर पानी पर तैरने पर कुछ समय बाद स्याही सोखता पानी में डूब जाता है, परंतु सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। इस स्थिति में पानी का पृष्ठीय तनाव सुई के भार को संतुलित करता है। इस कंडीशन में क्या हुआ था कि जो पानी अब ऑब्वियसली हमारे पास बिवेंट फोर्स जो लग रहा उत्प्लावन बल, वो सुई के भार से कम है, बावजूद इसके वो तैर रही है, तो भैया वो पृष्ठीय तनाव है जो कि उस सुई के वेट को बैलेंस कर रहा है। अगला बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं किसके लिए, दाढ़ी बनाने वाला जो ब्रश होता है ना, वो आपने देखा कितना बेहतरीन लहरा रहा होता है। जब पानी में डुबाते हैं तो सारे उसके धागे जो मतलब जो हेयर्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जैसे ही पानी से बाहर निकालते हैं सब एक साथ ऐसे चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई, तो देखिए जब हमने उसको लिक्विड के अंदर डाला था तो हर एक हेयर पे, जैसे मान लीजिए एक उसकी ऐसा कुछ होता है भाई, इसमें बहुत सारे हेयर्स होते हैं, मैं एक हेयर की बात करता हूं, एक हेयर पे उसके क्या होगा, तो फ्लूइड मतलब पानी की ही बात करें तो पानी ही ले लेता हूं, पानी कुछ इस तरीके से इसके बाहरी साइड पे इस तरीके से जमने की कोशिश करेगा। जब यह पानी के अंदर होगा तो ये दूर दूर होंगे, लेकिन जैसे ही पानी से बाहर आएगा तो ये वाली हेयर और इसके पास में ही रखा हुआ, भाई बहुत ही बारीक बारीक से हेयर होते हैं उसके अंदर में, ये वाली हेयर, अब इनके जो भी लेयर्स हैं, ये वाली लेयर इसको भी ऐसा घेरे हुए होगा,
पानी में डुबा रहे तो सब अलग अलग हैं इसके बाल, लेकिन जैसे ही आपने बाहर निकाला, इसने सरफेस टेंशन कम करने के लिए क्या करेगा, ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। भाई हमने कहा ना कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा कम करने की कोशिश करता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम कब होगा, तो ये बीच वाला मान लीजिए ये गायब ही हो गया, तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए ना, सिर्फ और सिर्फ इतना ही बचा ना भाई। पूरा एक हेयर पे इधर से इधर जाना, फिर दूसरे हेयर पे इधर से इधर जाना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है कि दोनों हेयर से एक साथ चिपक जाए और ये बन जाए। तो ये दिख रहा है ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। ये वाले दोनों सेगमेंट अब गायब कर दूंगा मैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम ही होगा ना। इसीलिए वो हेयर्स क्या होते हैं भाई, जब है ना वो दाढ़ी बनाने वाले उस ब्रश को है ना पानी में से बाहर निकालते हैं तो वो चिपक जाते हैं, पानी में रखते हैं तो वो अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका कारण। तो ठीक है, दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को जब पानी में डुबाया जाता है तो ब्रश के बाल अलग अलग रहते हैं, परंतु जैसे ही ब्रश पानी से बाहर निकाला जाता है बाल इकट्ठे हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि ब्रश के बालों के बीच पानी का फिल्म स्वतंत्र तल सिकुड़ने लगता है, जिससे बाल आपस में चिपक जाते। जैसे ही बाहर नहीं आएंगे उसका फ्री स्पेस हमेशा चिपकना शुरू कर देगा। और थोड़ी सी बात करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये बड़ा ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट, आप घर पे ये करके देखना, मैं आपको सिखाता हूं। क्या करना है आपको, एक साबुन का घोल बनाओ, है ना, थोड़ा गाढ़ा घोल, ठीक है, या फिर आप डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट भी ले सकते, थोड़ा सा गाढ़ा घोल बनाइएगा। उसमें ना एक ऐसा रिंग बनाना है, ये दिख रहा है ऐसा, एक ऐसा रिंग, ऐसा एक रिंग किसी तार वार का इस तरीके से मोड़ करके आप एक रिंग बनाइए। अब इस रिंग को क्या करना है ना, इस रिंग को उस लिक्विड के अंदर में डुबा दीजिए। जब डुबा के बाहर निकालेंगे तो इस रिंग पे एक ऐसी लेयर बन जाएगी, देखिए ये हमारा रिंग, इसके ऊपर क्या बन जाएगा भैया, एक लेयर बन जाएगी ऐसी। इस एक्सपेरिमेंट को आज ही आप दोहरा करके देखिए, बड़ा मजेदार है, बहुत मजा आएगा, दूसरों को भी बता सकते हैं। मतलब एकदम आपको परफेक्ट, जैसे मैं अभी बना रहा हूं, मेरे से तो परफेक्ट सर्कल नहीं बन रहा है, लेकिन आप है ना इस पे परफेक्ट सर्कल बना सकते हो। अब पूछो कैसे। अब ऐसा आपने क्या किया, ये जो है ना ये साबुन का घोल है, ये इस पे साबुन का घोल लिपट करके आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको ऐसे निकालेंगे तो ऐसे साबुन का घोल आएगा। अब इस साबुन के घोल पर बहुत ही धीरे से एक भीगा हुआ धागा ले लीजिएगा, बहुत बारीक वाला जो धागा होता है ना, उस धागे को कुछ भी इस तरीके से थोड़ा सा, मतलब उस धागे को ऐसा गोल बना लेना आप, है ना। एक ऐसा धागा है, इसको ऐसा मोड़ करके ऐसा गोल बना लो, यहाँ पे गठान डाल दो, बहुत ही बारीक सी गठान नहीं तो उसको ऐसे करके ऐसा मोड़ देंगे तो वो दोनों धागे एक साथ चिपक जाएंगे। अब इस धागे को ले आकर के इस पे रख दीजिए, ऐसे ऐसे कुछ फैल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये रैंडम ऐसा रखोगे तो गोल तो बनेगा नहीं भाई, रैंडमली फैला है। अब आपको बहुत ही आराम से एक नुकीली सी सीक लेकर के आइए, एक निडल लेकर के आइए, और क्या करना है, तो आपको उस निडल से इस बीच वाले भाग में ऐसा होल, जैसे इस बीच वाले भाग में होल करेंगे, ये जो आपको सर्कल ऐसा दिख रहा था, ये परफेक्टली ऐसा सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परफेक्टली ऐसा सर्कल। और बीच का ये पूरा जो भाग होगा ये कैसा हो जाएगा भाई, ये बीच का पूरा भाग खाली हो जाएगा, क्योंकि यहां का वो जो था ना सोप बबल, उसको आपने फोड़ दिया। तो यही है वो अरेंजमेंट, थोड़ा सा अच्छे तरीके से। यहां पे क्या हो रहा है, क्यों हुआ ऐसा, जब आपने इसमें धागा डाला तो धागे के ऊपर दोनों ही तरफ से बल लग रहे थे, दोनों ही तरफ से यहां पर बल लगाए जा रहे थे, ठीक है। इसके इनर पोर्शन में भी, बाहर में भी, इनर में भी, बाहर में भी, इनर में भी, बाहर में भी, ऐसा ये रैंडमली ऐसा शेप बना हुआ था। लेकिन जैसे इसके बीच वाले पोर्शन को फोड़ा आपने, ये पूरा ऐसा सर्कुलर बन गया, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ इस पे किधर की तरफ फोर्स लग रहा है, आउटसाइड। अब आउटसाइड जो फोर्स लग रहा है वो हर जगह बराबर अमाउंट में फोर्स लग रहा है, तो बराबर अमाउंट में फोर्स लगने के कारण ये कैसा बन गया, तो बिल्कुल सर्कुलर बन गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। क्या है, यदि पतले तार के एक वृत्ताकार छल्ले को साबुन के गाढ़े घोल में डुबो लें तो छल्ले पर घोल की पतली फिल्म बन जाती है। अब यदि पतले धागे का एक अनियमित आकार, कोई सा भी एक अनियमित आकार फंदा बनाकर, मतलब गोल बनाकर सावधानी पूर्वक इस फिल्म पर रख दें तो वह किसी भी आकृति में पड़ा रहता है, कुछ भी रैंडमली वो देखिए पड़ा हुआ है। अब चित्र ही देखिए। अब यदि सुई से फिल्म
के धागे के अंदर वाले भाग में छेद कर दे तो धागा चित्र तो बी में देखिए दिखाए अनुसार पूर्ण वृत्त में तन जाता है। इसका कारण यह है कि फिल्म टूटने से पहले धागे के फंदे पर दोनों ओर समान तनाव बल कार्य कर रहा था, इसलिए फंदे पर परिणामी बल शून्य था एवं फंदा अनियमित आकार में बना था। यहां पर क्या था भाई, इस फंदे पे इधर भी बल काम कर रहा है, इधर भी, दोनों तरफ काम कर रहा है, तो दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर दे रहे थे, न्यूट्रल। तो धागा जिस शेप में आपने डाला था उसी में पड़ा था। अब अंदर वाले को हिस्सा जो है ना आपने सुई से फोड़ दिया, अब सुई से फोड़ दिया अंदर वाले का, तो अब अंदर तो कोई बल नहीं लग रहा, अब सिर्फ और सिर्फ किधर लग रहा है, बाहर। अब बाहर फोर्स लगने के कारण ये कैसा बन गया, तो पूरा सर्कुलर बन गया। अब देखिए जब फंदे के अंदर की फिल्म टूट जाती है तो अंदर तनाव समाप्त हो जाता है एवं धागे पर केवल बाहरी फिल्म का तनाव शेष रह जाता है। अतः धागा खींचकर नियमित वृत्तीय आकृति ग्रहण कर लेता है। इस स्थिति में धागे से बने वृत्त तथा छल्ले के बीच फिल्म का क्षेत्रफल न्यूनतम हो जाता है। अतः द्रव अपने स्वतंत्र तल का क्षेत्रफल न्यूनतम रखने की चेष्टा करता है। यह क्या करता है, ये धागे को इतना खोलेगा कि इन दोनों के बीच में लेयर जो रहे वो कैसी रहे, मिनिमम रहे, कम रहे। तो इससे यह भी साबित हो गया ना फिर से कि हमेशा ही जो फ्री सरफेस होता है वो अपने सतह को न्यूनतम रखने की कोशिश करता है। इसीलिए तो ये खुल करके ये पूरा धागा क्या हुआ था, बाहर की तरफ चला गया था। ठीक है, चलिए, तो इतनी सी बात आपको समझ में आई है। और आगे बढ़ते हैं हम जरा, और अब हम पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन की बात करते हैं, हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो हम ऐसा मान लें क्या कि किसी भी सतह पर ए बी एक काल्पनिक रेखा है, एक ऐसी लाइन ले ली हमने, एक लेंथ कंसीडर कर लिया, किसी सतह पर एक लेंथ कंसीडर किया। इसको कंसीडर करने का सबसे बढ़िया सा तरीका यह है, इसको समझने का फिजिकली, देखिए ऐसा कुछ है तो नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ एक अजम्पशन है। आप एक ग्लास में एक जो झाड़ू में से वो निकलती है उसकी जो सीख, उसको रख दो आप ऐसे ग्लास के पानी के ऊपर, ग्लास का ऐसा पानी के ऊपर ऐसा एक सींक रख दीजिए। अब कंसीडर करिए कि इस तरीके से दोनों तरफ क्या हो रहा होगा, उस सींक के ऊपर बल लग रहा होगा। जितना ऊपर की दिशा में बल लग रहा उतना ही इसमें नीचे की दिशा में भी बल लग रहा होगा, बराबर बराबर से। एल लेंथ, तो क्या कह रहा हूं, मान लीजिए साम्यावस्था में किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ ए बी पर एक काल्पनिक रेखा है। मैंने बोला ये सिर्फ और सिर्फ एजम्पशन है, ऐसा होता नहीं है। प्रत्येक द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ तनाव की स्थिति में होता है। हर एक द्रव में यह गुण हमने देख लिया कि वो क्या होता है भाई, वो तो हमेशा तनाव की स्थिति में होता है, क्योंकि वो चाहता है कि मिनिमम क्षेत्रफल हो ऊपर। ठीक है, अतः इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत तथा बराबर बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। यह दिख रहा होगा, ऊपर और नीचे बराबर, जितना इधर की तरफ बल काम कर रहा होता नहीं नीचे की तरफ, तो विपरीत और बराबर काम करे। अतः स्पष्ट बल द्रव के पृष्ठ पर ही स्थित होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कहां होंगे, द्रव के पृष्ठ। ये आपको ऊपर नीचे दिख रही है, ऊपर नीचे नहीं, ये लेयर है, इस लेयर पे इधर लेफ्ट एंड राइट में है। ठीक है, इस काल्पनिक रेखा ए बी के किसी एक और उसके प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल से पृष्ठ तनाव की माप की जाती है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ नहीं, हमने इधर की मान ली कि इधर साइड में है ना, जितना ये काम करेगा ये फोर्स, ठीक है, उसी से हमने डिस्कस करनी है किसकी, तो हमारे पृष्ठ तनाव की। तो क्या बना लूं मैं, तो मैं कहता हूं कि यदि काल्पनिक रेखा की लंबाई L तथा उसके किसी एक और कार्य करने वाले बल का मान F हो, ये ऊपर साइड में जो फोर्स काम कर रहा है दैट इज F, ये ऊपर के साइड में जो बल काम कर रहा है वो कितना है, F, और इसकी लेंथ कितनी है इस AB की, तो स्मॉल l। तो कह रहे हैं कि देखिए यदि काल्पनिक रेखा AB की लंबाई L तथा उसके किसी एक और कार्य करने वाले बल का मान F हो, तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या कहता है भैया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, बल प्रति एकांक लंबाई। तो फोर्स अपॉन हमने क्या रख दिया, L, T इक्वल्स टू F अपॉन में L। अब यदि L इक्वल्स टू 1 हो तो F किसके बराबर हो जाएगा भाई, तो TF के बराबर हो जाएगा, है ना। ये जो T है, टेंशन जो है, जिसको हम क्या पृष्ठ तनाव की बात कर रहे हैं, सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं, वो F के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं साम्य अवस्था में यदि किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के किसी एक और उसके प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल को, जो इस रेखा के लंबवत तथा पृष्ठ के स्पर्शीय होती है, उस द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं, और इसको T से प्रदर्शित करते हैं। T मतलब F अपॉन L। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि भैया जो भी साम्य अवस्था में स्वतंत्र सतह पर, ठीक है, किसी एक और L लंबाई पर
जो काम करता है फोर्स, उसी की गणना को हम क्या कहते हैं भाई, हमारा सरफेस टेंशन कहते हैं। फॉर्मूले से क्या दिख रहा है, तो टी का मात्रक अगर निकालना है तो फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स मतलब क्या भाई, तो मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, मीटर, न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर मीटर, ठीक। और सीजीएस में कहेंगे तो न्यूटन की जगह पे इसकी फोर्स को क्या कहेंगे भैया, अगर न्यूटन पर मीटर कह रहे हैं। सीजीएस में अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे हम डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी तरीके से विमीय सूत्र टी एफ अपॉन एल से अगर विमीय सूत्र की बात करें तो एम एल टी माइनस टू होता है, एल एल होगा भैया, एल से एल कटेगा, एम एल जीरो टी माइनस टू, ठीक है। तो यहां तक में आई होप कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो चलिए इसमें हम कुछ फैक्टर्स की बात करें तो पृष्ठीय तनाव जो है ये एक अदिश राशि, ये सदिश नहीं है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि, मतलब इसमें डायरेक्शन का कोई लेन देन नहीं है। ये किए गए कार्य का माप है, कार्य एक अदिश होता है। टी होता है एफ अपॉन में एल और इसके एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। चलिए तो अब हम एक यहां पर देखते हैं क्वेश्चन को और फिर हम इसको फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो गिवन डेटा लिख लिया जाए, इसके बाद काम शुरू कर लेते हैं। तो कह रहे पानी में तैरती हुई एक सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर है ना, और सुई को पानी के तल से ऊपर उठाने के लिए सुई के भार के अतिरिक्त कम से कम कितना बल लगाना पड़ेगा। मतलब हमारे पास देखिए गिवन क्या क्या है, हमारे पास में दिया गया है सुई की लंबाई और सुई की जो लंबाई गिवन है वो है 3 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट तो होता नहीं है, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मीटर, 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। और इसके बाद क्या काम करे भाई, तो इसमें टेंशन जो है ये गिवन है 7.2, ये है होता क्या है, तो पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव हमारे पास में गिवन है 7.2 न्यूटन पर सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा एक और फैक्टर है, ये न्यूटन पर सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ उन्होंने सेंटीमीटर में ही दे रखी है, ठीक है ना, सेंटीमीटर में ही दे रखी है। तो एक काम करते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में ही छोड़ देते हैं, खत्म करें, कोई दिक्कत ही नहीं। अब एक काम करिए, यहां पर हमसे कह रहे हैं कि बल बताइए, तो बल बराबर कितना होने वाला है। तो भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है, फोर्स के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था T इक्वल्स टू एफ अपॉन में एल, ठीक है, T इक्वल्स टू एफ अपॉन में एल। अब यहां से मुझे F चाहिए, तो क्या कर दूं, T इंटू एल, ठीक है, क्या कर दूं, T इंटू एल। T कितना हो जाएगा भाई, तो T की वैल्यू है हमारे पास में 7.2 और L की जो वैल्यू है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे कंप्लीट लिखता हूं मैं, न्यूटन पर सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा इसको अगर हमने कन्वर्ट नहीं किया है तब भी। तो हो गई बात यहां पर F इक्वल्स टू 7.2 इंटू 3, तो 3 दूनी 6 और 7 21, 21.6 न्यूटन। F की वैल्यू कितनी आ गई, 21.6 न्यूटन, ठीक है। चलिए तो चाहे तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा ही सिंपल सा था। हम बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ या फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एक ही एग्जांपल है हमारे पास। चलिए अब बात कर लेते हैं हम पृष्ठ तनाव के सिद्धांत की, है ना। पृष्ठ तनाव जिसके हमने अभी डिस्कशन करी कि होता यह है कि जो सबसे अपर सरफेस होता है, जो सबसे ऊपरी सतह होता है, वहां पर मिनिमम जितने कम से कम क्षेत्रफल रखने की कोशिश करता है द्रव, इस स्थिति में वहां पर एक खिंचाव उत्पन्न होता है। उसी खिंचाव को हम लोगों ने पृष्ठ तनाव की बात करी थी, उसी को पृष्ठ तनाव कह रहे हैं। अब इसके सिद्धांत को सबसे पहले लाप्लास ने इस सिद्धांत को दिया था, है ना। अभी ये लाप्लास देखिए यहीं पर इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, अभी आगे आने वाले वर्षों में इनसे भैया, है ना, बहुत अच्छे संबंध बना के रखिएगा, ये चलते रहेंगे। खूब सारी चीजें दी है इन्होंने, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है ना, बहुत सारे फॉर्मेट्स इन्होंने दे रखे, तो इनसे भी अच्छा बना के रखिएगा, आ चुके हैं, इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। लाप्लास ने सबसे पहले आणविक सिद्धांत के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या करी थी। आणविक सिद्धांत क्या कहता है भैया, तो यहां से ना आप एक समझ विकसित कर सकते हो। अभी के लिए, अभी जैसे हम लोगों ने पृष्ठ तनाव को समझा तो थोड़ा सा एनालाइज हुआ कि हाँ ठीक है,
जो अपर सरफेस होता है वो एक खिंचाव बल का अनुभव करता है। जो सबसे ऊपरी सतह होता है वो अपना हमेशा से क्षेत्रफल कम रखने के कारण एक खिंचाव बल का अनुभव करता है। उसी खिंचाव बल को हम पृष्ठ तनाव करें। इसका अब देखिए ना दूसरा पहलू है, आप इसको और एक तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। वो फैक्टर क्या कह रहा है, तो कह रहे हैं कि कोई भी दो अणु के मध्य लगने वाले ससंजक बल की दूरी बढ़ने के साथ तेजी से कम होने लगती है। मतलब दो अणुओं के मध्य में जो ससंजक बल है, अगर दूरी बढ़ाएंगे तो ससंजक बल का मान क्या हो जाता है, कम होने लगता है। दो अणु अगर पास पास में रहेंगे तो ससंजक बल ज्यादा होगा, दूर कर देंगे तो कम हो जाएगा। ये ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि ये भी तो एक तरीके का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, अस्पर्शी बल काइंड ऑफ है। तो अस्पर्शी बलों में तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि जैसे ही दूरी बढ़ाते हैं बल का मान कम होने लगता है, और दूरी को कम करते हैं तो बल का मान बढ़ने लगता है। अगला फैक्टर तो देखिए, वह अधिकतम दूरी जिस पर दो अणुओं के मध्य ससंजक बल प्रभावी होता है आणविक परास कहलाता है, मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। मॉलिक्यूलर रेंज का ऐसा मतलब है कि देखिए ना, दो अणु, एक अणु यहां पर, एक अणु यहां पे, इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ाते गए, ये वो मैक्सिमम डिस्टेंस है इन दोनों अणुओं के बीच की, जिसके बाद अगर आपने यहां से यहां तक बढ़ा दिया तो इनके बीच में किसी भी तरीके का जो ससंजक बल था, एक तरीके से आकर्षण बल ही है, वो आकर्षण बल यहां पे खत्म हो जाता है। यहां तक ससंजक बल है, यहां तक है, इसके बियॉन्ड चले गए तो ससंजक बल का मान जो हो गया वो खत्म हो गया, अब इफेक्टिव नहीं है ससंजक बल। इसी रेंज को हम मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का वह अधिकतम दूरी जहां तक आप ससंजक बल के मान को अनुभव करते हैं, उसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। उसके बियॉन्ड जाने पे हमारा ससंजक बल खत्म हो जाता है। आणविक परास का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। आणविक परास जो है, जो मॉलिक्यूलर रेंज है, वो अलग अलग पदार्थों के लिए कैसा रहता है भैया, अलग अलग रहता है। जैसे अगर हम देखें तो ये 10⁻⁹ मीटर की कोटि का होता है, जो इसका रेंज है वो 10⁻⁹ मीटर होता है। बहुत छोटी वैल्यू है ना। 10⁹ का मतलब क्या होता है, 1/10⁹। मतलब ऐसा 0.0000000 कितने लगाने, 9, तो ये कितना हो गया भैया, 3 3 6 7 8 9, ऐसा कुछ, काफी छोटा नंबर हो गया। ठीक है, चलिए अणु को अब देखिए, इसको है ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम से हम इसके है ना मॉलिक्यूलर थ्योरीज को हम समझ सकते हैं। कह रहे हैं क्या कि अणु को केंद्र मानकर आणविक परास जो 10⁻⁹ मीटर के बराबर की त्रिज्या का एक गोला खींचे, तो इस गोले के अंदर स्थित अणु ही इस केंद्र पर स्थित अणु पर आकर्षण बल लगाएंगे। गोले के बाहर स्थित अणु केंद्र पर स्थित अणु पर कोई बल नहीं लगा पाएंगे। इस गोले को आणविक प्रभाव का गोला या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। जैसे कंसीडर करता हूं मैं कि यहां पर जो एक अणु है, इस अणु को हमने मान लिया केंद्र। यहां पर एक अणु है और इस अणु को हमने क्या मान लिया, केंद्र। अब हमने त्रिज्या लिया 10⁻⁹ मीटर का, और हमने एक गोला ऐसा खींचा। यानी अब इस गोले के अंदर आने वाले जितने भी कण होंगे, उन सभी पे इस कण के द्वारा प्रभावी ससंजक बल लगाया जाएगा। इसके द्वारा यहां पर प्रभावी ससंजक बल लगाया जाएगा। इसके बियॉन्ड अगर यहां पे कोई भी आ रहा है दूसरा अणु, तो ये इस पर ससंजक बल नहीं लगाएगा। इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए ये हो सकता है ये दूसरे यहां पर गोला होगा उसका पार्ट हो, और इसका केंद्र मान लीजिए यहां कहीं पर हो, तो ये इसके ऊपर ससंजक बल लगाएगा। अर्थात ऐसा कह रहा हूं मैं कि भाई अणु को आप केंद्र मान लीजिए, और जो आणविक परास है, जो मॉलिक्यूलर रेंज है हमारा 10⁻⁹ मीटर का, के बराबर त्रिज्या का एक गोला खींचे, तो इस गोले के अंदर स्थित अणु ही केंद्र पर स्थित अणु के आकर्षण बल लगाएंगे। अब गोले के बाहर स्थित अणु केंद्र पर स्थित अणु पर कोई बल नहीं लगा पाएंगे। इसे ही गोले का आणविक प्रभाव कहते हैं। कैसे, तो देखिए एक एग्जांपल है। मान लीजिए किसी बर्तन में एक द्रव भरा हुआ है, और इस द्रव में विभिन्न स्थानों पे 4 अणु P, Q, R, S, हमने 4 अणु कंसिडर किया। यहां पे हमने कंसिडर किया है P, यहां पर हम लोगों ने कंसिडर किया है Q, यहां पर हम लोगों ने कंसिडर किया R, और यहां पर हम लोगों ने कंसिडर किया है S। यहां पे हमें यह भी समझ में आएगा कि सतहों पर क्यों ज्यादा होती है हमारी पृष्ठ तनाव। तो क्या हो रहा है, जरा इस डायग्राम को देखेंगे तो इन सभी के केंद्र को मान लीजिए, ठीक है,
इन सभी के केंद्र को केंद्र मानते हुए वही 10⁻⁹ मीटर के गोले खींचे। कितने गोले? तो PQRS। होना क्या है एक एक करके देखते हैं। P पे जब आप आते हैं तो यहां पर आप पाते हैं कि जितने कण इस केंद्र के ऊपर है उतने ही नीचे जितने दाएं बाएं, मतलब हर जगह से बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ? तो अणु P का आणविक प्रभाव का गोला पूर्णतः द्रव के अंदर है। आणविक प्रभाव का गोला मतलब ये जो काल्पनिक गोला हमने खींचा है, इस गोले को कह रहे हैं। यहां पर भी हम लोगों ने गोला खींचा, लेकिन ये देखिए ना, ये वाला हिस्सा, इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है ये तो द्रव के बाहर है। लेकिन यहां पे अगर P पे बोले तो ये पूरा ही गोला, ये जो गोला हमने ड्रॉ किया है, खींचा है, सिर्फ काल्पनिक रूप से माना है, ये गोला द्रव के अंदर है, इसके ऊपर पूरे ही तरीके से द्रव में डूबा हुआ है। तो मतलब कह सकते हैं कि इस पर अणु पर सभी दिशाओं में समान आकर्षण बल लगता है, फलस्वरूप इस अणु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होता है। अब इस P पर परिणामी बल कितना लग रहा है? 0, क्योंकि जितना इधर की तरफ बल लग रहा है उतना इधर, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना इधर उतना इधर, जितना इधर उतना इधर, तो सभी दिशाओं में बराबर लग रहा है, क्योंकि ये पूर्णतः गोला द्रव के अंदर डूबा हुआ है। अगला, अणु S के आणविक प्रभाव का गोला द्रव के पृष्ठ के निकट किंतु पूर्णतः द्रव के अंदर है, अतः इस अणु पर लगने वाले परिणामी बल भी शून्य होगा। S की बात करिए, इसका ये ऊपरी सतह जो है ये बिल्कुल ऊपरी सतह से हमारा टच कर रहा है, ये जो गोला है ये हमारे ऊपरी सतह से टच कर रहा है, लेकिन पूरा गोला द्रव के अंदर ही है ना। ये देखिए, यहां पे कोई बल लगेगा तो उसके विपरीत, इधर कोई तो इधर, इधर कोई तो इधर, इधर भी कोई लगेगा तो इधर। ये पूरी तरीके से डूबा हुआ तो है। अब ये पूरी तरीके से डूबा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है भाई? तो इस पर भी बल का मान जो होगा वो शून्य होगा, इस पर भी जो बल का मान होगा वो कैसा हो गया? शून्य हो गया। अब R पे आते हैं। R के आणविक प्रभाव के गोले के अधिकांश भाग द्रव के अंदर है। R पे देखेंगे तो देखिए केंद्र यहां पर है, तो मैक्सिमम पार्ट अंदर है और ये मिनिमम पार्ट बाहर है। R और Q में डिफरेंस देखिएगा, इसका केंद्र बिल्कुल सतह पर है, आधा ही हिस्सा ऊपर है और आधा ही हिस्सा नीचे है। लेकिन R का पूरा हिस्सा आधा नहीं है, ज्यादातर हिस्सा नीचे है, कम हिस्सा ऊपर है। इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए, R के आणविक प्रभाव के गोले का अधिकांश भाग द्रव के अंदर है, अतः इस गोले के अंदर केंद्र से नीचे की ओर अणुओं की संख्या ऊपर की ओर अणुओं की संख्या की तुलना में ज्यादा है। नीचे ज्यादा अणु होंगे, ऊपर कम होंगे, तो नीचे की तरफ लगने वाला बल जो होगा ज्यादा होगा। अणु R पर नीचे की ओर एक परिणामी बल कार्य करता है। यहां पर F नेट नीचे की तरफ होगा, यहां पर क्या होगा? F नेट नीचे की तरफ होगा। और अगर यहां पर F नेट नीचे की तरफ होगा, इसका मतलब है कि यहां पर एक बल कार्यरत है। इसी प्रकार अणु Q के आणविक प्रभाव के गोले का आधा भाग द्रव के अंदर तथा आधा भाग द्रव के बाहर है। इसमें आधा अंदर है और आधा बाहर है। स्पष्टतः इस गोले के केंद्र के ऊपर अणुओं की संख्या नगण्य है, मतलब ये केंद्र के ऊपर अब कुछ नहीं है, ठीक है ना। द्रव वाष्प के अणु हो सकते हैं, यहां पर क्या कह सकते हैं कि भैया वेपराइजेशन हो रहा है, वेपराइजेशन के कारण कुछ अणु हो सकते हैं, तो गैसीय अवस्था में उनको नगण्य मानिए। तथा नीचे अणुओं की संख्या ऊपर की तुलना में अधिकतम होती है, अतः Q अणु पर नीचे की ओर लगने वाला बल अधिकतम होगा। इसका मतलब है कि Q पर भी एक नीचे की तरफ बल लगेगा, R पर भी एक नीचे की तरफ बल लग रहा है। यहां पर बल की वैल्यू कितनी है? 0, यहां पर भी 0। यहां पर F नेट की बात करूं तो ये नीचे की तरफ बल लग रहा है, यहां पर भी F नेट की बात करें तो नीचे की तरफ बल लग रहा है। क्या हो रहा है भाई? तो इन दोनों जगहों पे आपको देखने को मिल रहा है नीचे की तरफ बल लग रहा है, जबकि यहां पर कोई भी बल नहीं लग रहा है। इससे क्या साबित होता है? तो यह साबित होता है कि इस सतह पर जब आप होंगे तो एक अतिरिक्त बल आपके ऊपर कार्य करता है, ठीक है। एक अतिरिक्त बल कार्य करता है जिसको हम पृष्ठ तनाव कहते हैं, जिसके कारण हमारे पास पृष्ठ तनाव आता है। तो देखिए कंडीशन क्या है? द्रव के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक अणु पर नीचे की ओर अधिकतम आकर्षण बल काम करता है। अभी ये जो थ्योरी में हमने देखा, इसके अकॉर्डिंगली क्या मिला
कि यहां पे स्थिर ये जितने भी सतह पर हैं, इनके ऊपर अतिरिक्त रूप से एक बल काम कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो द्रव के पृष्ठ के स्थित प्रत्येक अणु पर नीचे की ओर एक अधिकतम आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, द्रव की सतह से नीचे जाने पर इस आकर्षण बल का मान कम होने लगता है, यहां तक कि आणविक परास की दूरी पर इसका मान शून्य हो जाता है। ये धीरे धीरे नीचे जाएंगे और जितना रेडियस ये ऊपर की तरफ आपको दिख रहा था, ये आधा ऊपर की तरफ दिख रहा था, ये 10⁻⁹ की कोटि का ये नीचे है, ये 10⁻⁹ ऊपर की तरफ भी है। ये इतना डूब जाए कि ये एस वाली कंडीशन में आ जाए तो कितना चलाना पड़ेगा, ये 10⁻⁹ मीटर। ये जब चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर भी बल का मान शून्य हो जाएगा। पूरी तरीके से पानी में डूब गया तो इस पे भी बल का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से आणविक परास की गहराई तक द्रव का भाग पृष्ठीय फिल्म यानी सरफेस फिल्म कहलाता है। यानी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से आणविक परास की गहराई तक द्रव का जो पृष्ठीय फिल्म है उसी को हम कहते हैं सरफेस फिल्म। ठीक है, अच्छा, पृष्ठीय फिल्म में स्थित सभी अणुओं पर नीचे की ओर एक परिणामी आकर्षण बल काम करता है। ये जितने भी पृष्ठीय अणु होंगे, इन सभी पर नीचे की तरफ एक परिणामी बल काम करता है। ठीक है, अतः जब किसी अणु को द्रव के अंदर पृष्ठीय फिल्म पर लाया जाता है तो नीचे की ओर लगने वाले आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जो अणु में स्थित स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका ऐसा मतलब है कि अगर मैंने इसमें पूरी तरीके से जल भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पूरी तरीके से जल भरा हुआ है, मान लीजिए एक अणु को नीचे से सतह पे लाना है, ये एक अणु है, इसको नीचे से उठा करके सतह पर ले आना है, इसको उठा करके सतह पे ले आना है, यहां पे ले आना है। तो यहां से यहां लाने में अब चूंकि आपने क्या देखा कि नीचे की तरफ एक परिणामी बल कार्यरत है, यहां पे क्या हो रहा है भाई, नीचे की तरफ एक परिणामी बल कार्यरत है। तो जब मैं इसको ऊपर उठा के लाऊंगा तो इस परिणामी बल के विरुद्ध, इसके विरुद्ध मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। मतलब इसको जब ऊपर की तरफ ढो करके ले आऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ये जो नीचे की तरफ इसमें जो परिणामी बल लग रहा था उसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा। और जब मैं काम करूंगा तो मेरी ऊर्जा खर्च होगी और वो ऊर्जा जा करके इसमें क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, इसमें जा करके वो ऊर्जा निहित हो जाएगी। किसके रूप में, तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में जाकर के इसमें क्या हो जाएगी, निहित हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब ये एक पॉइंट और है कि ये सतह पे जितने भी अणु होते हैं इन सभी अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है और अंदर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो देखिए, अतः पृष्ठीय फिल्म पर स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा नीचे के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा से अधिक होती है तथा द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है। क्या साबित हुआ कि ये जो सबसे ऊपर ये जो सतह पर होंगे इनकी स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। ठीक है ना, इनकी स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। यही चीज हमको एक नया कॉन्सेप्ट देता है कि भैया इसका मतलब है कि यहां पर पृष्ठीय तनाव आपको अनुभव होने वाला है। सबसे ऊपर लेयर पे जब रहेंगे तो आपको एक पृष्ठीय तनाव अनुभव होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एक बार जरा इस थ्योरी का अब कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमें एक बात समझ में आती है कि जब किसी कंटेनर में कोई फ्लूइड भरते हैं तो उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कैसी रहती है भाई, कंजर्व, है ना। टोटल एनर्जी कैसी रखती है, संरक्षित। तो हम कहते हैं कि संतुलन की स्थिति में, ठीक है ना, हम जानते हैं कि किसी निकाय के संतुलन की स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है जब वो संतुलित है, बैलेंस है। अतः द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर संतुलन के लिए आवश्यक होगा कि स्थितिज ऊर्जा कैसी हो, न्यूनतम हो। हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया, यहीं पे वो स्टेटमेंट आने वाला है भैया इनके मॉलिक्यूलर थ्योरी से। ये सबसे ऊपर वाली लेयर,
इस लेयर पे हमने क्या बोला, तो इस लेयर पे मैंने बोला कि यहां पर स्थितिज ऊर्जा अणुओं की अधिकतम है। यहां पर जो स्थितिज ऊर्जा वो कैसी है, अधिकतम है अणुओं की। अब एक बात बताइए, एक तरफ कह रहे हैं कि भैया सबसे ऊपरी सतह पे है ना, जो स्वतंत्र पृष्ठ है, वहां पे जितने भी अणु होंगे उनकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो अधिकतम होगी। दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि संतुलन में रहने के लिए, ध्यान से देखेंगे एक और फैक्टर यहां पर, संतुलन में रहने के लिए, संतुलित होने के लिए क्या करेंगे भैया, संतुलित होने के लिए, तो संतुलित होने के लिए स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होना चाहिए। स्थितिज ऊर्जा कैसा होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। अब जब स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम करनी है इसको संतुलित करने के लिए, तो क्या काम करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा कहता हूं ना कि यहां पे जो अणु है, ध्यान से देखिएगा, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है और संतुलित होने के लिए स्थितिज ऊर्जा कम चाहिए। तो कैसे करेंगे भाई, तो मैं कहता हूं कि यहां पे अणुओं की संख्या ही कम कर देते हैं। यहां पर मैं अगर ये कर दूं अणुओं की संख्या कम, क्या कर दूं मैं, अणुओं की संख्या कम कर देता हूं। अगर यहां पर अणुओं की संख्या कम हो जाएगी तो ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होने के बाद भी इनकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम रहेगी। अरे भैया बड़ा आसान समझाता हूं, एक बात समझो, मैं कहता हूं कि मेरे पास में 2-2 हजार के नोट की गड्डी रखी हुई है। अब 2-2 हजार रुपए के नोट की गड्डी रखी हुई है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना। और मैं कहता हूं कि नहीं 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 नहीं, यहां पे सबसे ऊपर जो है ना, जहां पे गड्डी हमने जमानी है, उसमें ऊपर जो रखेंगे वो हमेशा ही कैसा चाहिए भैया, कम अमाउंट होगा। एक बैग बना रहे बढ़िया है ना, उस बैग में ऊपर की तरफ मैं कह रहा हूं एक तरफ की 2-2 हजार के नोट रखो और दूसरी तरफ कह रहे नहीं नहीं, उसकी स्थितिज ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। तो फिर उसमें क्या काम करे भाई, तो मैंने कहा कि नोटों की संख्या कम कर देते है ना, नोटों की संख्या क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए। नोटों की संख्या अगर कम कर देंगे तो चूंकि डिनोमिनेशन ज्यादा है तो वैल्यू बराबर बनी रह जाएगी, ठीक है। चलिए अब मैं ऐसा कहता कि भैया ऊपर में जो है ना 10-10 के नोट रखो। अब 2,000 रुपए ही बनाने के लिए 10-10 के खूब सारे नोट रखने पड़ जाते, उससे बढ़िया था ना कि 2-2 हजार का नोट रखा, तो नोटों की संख्या क्या कर दी, कम, लेकिन वैल्यू तो बराबर बनी रह गई। तो इसको ही इस तरीके से समझ सकते हैं कि भैया इस जगह पे जो होंगे हमारे अणु, उनकी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी, मुझे कम स्थितिज ऊर्जा करनी है तो अणुओं को ही कम करना पड़ेगा, इनकी ऊर्जा तो कम कर नहीं सकते, तो अणुओं की संख्या कम कर देते हैं। अणुओं की संख्या अगर कम कर देंगे तो मतलब क्या होगा, कम क्षेत्रफल लेगा, ठीक है ना। तो यही तो नियम कह रहा था पृष्ठ तनाव में कि पृष्ठीय तनाव क्यों, कैसे, तो भैया सबसे जो आउटर लेयर होती है उसको वो कोशिश करता है क्या करने की, तो संकुचित करने की कोशिश करता है, कम क्षेत्रफल कवर करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो देखिए यह तभी संभव है जबकि स्वतंत्र पृष्ठ पर अणुओं की संख्या न्यूनतम हो। यह कब हो सकेगा, जब न्यूनतम अणुओं की संख्या हो, क्योंकि एक अणु की बात करेंगे तो इसकी ऊर्जा ज्यादा है। अब ज्यादा ऊर्जा वाले कम अणु ले लीजिए तो कम हो जाएगी। अणुओं की संख्या न्यूनतम होगी यदि पृष्ठीय फिल्म का क्षेत्रफल न्यूनतम होगा, है ना, क्षेत्रफल ही कम होना था, हो गया कम। अतः किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर तनी हुई झिल्ली की तरह कार्य करता है। द्रव के इसी प्रवृत्ति को उसका पृष्ठीय तनाव कहते हैं। अब क्या हुआ, ज्यादा स्थितिज ऊर्जा के कम अणु, ज्यादा या अधिकतम स्थितिज ऊर्जा वाले कम अणु ऊपरी सतह पर होते हैं। क्यों, क्योंकि भैया वहां पर क्षेत्रफल भी न्यूनतम रखनी होती है। अब इसी के कारण जो वहां पर खिंचाव उत्पन्न हो रहा है उसी को हम कहते हैं क्या, पृष्ठीय तनाव। ये जो है इसकी लाप्लास के अकॉर्डिंगली थ्योरी है, ठीक है। लाप्लास के अकॉर्डिंगली हमने थ्योरी देखी। एक हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया था कि T इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, ऐसा भी हम लोगों ने समझा। यह भी एक तरीका था समझने का, ठीक है। चलिए
तो अब इस सेशन को करते भाई यहीं कहीं पर समाप्त, क्योंकि जो हमने टारगेट बनाया था कि हमें पृष्ठीय तनाव को समझना, उसके सिद्धांत को समझना है, हम लोगों ने पृष्ठीय तनाव और उसके सिद्धांत को समझ लिया है, सीख लिया। सिंपली बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा हमेशा से कमिटेड है हाई क्वालिटी एजुकेशन लेकर के आने को। ये पूरा कोर्स कंटेंट हम लेकर के आते हैं आपके लिए एनसीईआरटी के बेसिस पर। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, ये पूरा कोर्स कंटेंट आपके लिए एप्लीकेबल है। एंड अगर आप चाहते हैं ई नोट्स या ई बुक्स, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, उस लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं अपने लिए बुक्स एंड ई बुक्स, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा डिजाइन की गई है आपके लिए। तो जिस तरीके से आप कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, ऐसे ही हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।